नमस्कार, मैं मनोज झा। न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का नए साल में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भारत के समक्ष चुनौतियां इस नए साल में क्या क्या है, इस पर ये चर्चा का दूसरा भाग है। एक में हमने देखा कि किस तरह से देश में आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, आंदोलनों को हवा दी जा रही है, आंदोलनों को शह दी जा रही है। विभिन्न किस्म के आंदोलन, सड़कों पर प्रदर्शन, उसको शह देने का जो उपक्रम चल रहा है, उसके बरक्स ये इस चर्चा के इस भाग में हम इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि देश दुनिया में माहौल क्या है, किन चुनौतियों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और भारत इन चुनौतियों के बीच में अपने को कहां पाता है। यहाँ की सियासत की दशा दिशा क्या है, हमारी तैयारी क्या है। दुनिया भर में देखिए आप, सियासी उथल पुथल मच रहा है। अभी पिछले साल जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान, इन सब में सत्तारूढ़ दल जो है उन सबको संसद में सबने बहुमत खो दिया, सरकार डगमगाई। इवन कि यूके और यूएस में तो जो सत्तारूढ़ पार्टी थी वो चुनाव हार गई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। अब सवाल है कि सत्तारूढ़ पार्टियों के खिलाफ इस तरह का असंतोष जो देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की कारण को देखना जरूरी होगा। फिर उसके आईने में हम भारत की स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। यूरोप में जो मुख्य समस्या इस समय है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, टैक्स कटौती की उम्मीद लोग पाले हुए हैं। टैक्स बहुत ज्यादा है उन देशों में, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स में कटौती हो। और एक जो कॉमन है यूरोप में इन दिनों समस्या ज्यादातर देशों में, वो है शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी ये मध्य पूर्व, अफ्रीकन, अफगानिस्तान से, इन सब देशों के ज्यादातर शरणार्थी यूरोप की ओर अपना रुख कर रहे हैं। तमाम फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अल्बानिया में, इटली में, तमाम जगहों पर शरणार्थियों की बाढ़ आई हुई है। फ्रांस की स्थिति निश्चित रूप से इनमें सबसे ज्यादा खराब है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि शरणार्थी चूंकि बाहर की वो जनसंख्या है, तो जो स्थानीय संसाधन है उस पर दबाव पड़ रहा है, लोगों की सुविधाओं में कटौतियां हो रही है। लोग अब कम टैक्स देना चाह रहे हैं वहां, लेकिन जो वेलफेयर स्कीम्स है, कल्याणकारी योजनाएं जो है, जन कल्याण की योजनाएं, उसमें कटौती बर्दाश्त नहीं है। दूसरा एक है कि यूरोप में जो औसत आयु है वो बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सभी ज्यादातर देशों में बढ़ी है, स्वास्थ्य सुविधाओं के और जीवन स्तर के सुधार के कारण। इसकी वजह से, और प्लस दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत आयु बढ़ रही है, दूसरी ओर लोग जो है प्रजनन दर घटने के कारण वहां जनसंख्या में युवा वर्ग जो है उसकी संख्या कम हो रही है। युवाओं की, नए लोग कम आ रहे हैं। कहने का मतलब वृद्ध होते हुए ये राष्ट्र है, तो जो नई आबादी है, नए लोग हैं जनसंख्या में, वो कम जुड़ रहे हैं, बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, सरकारों पर पेंशन और भत्तों का बहुत बड़ा दबाव है। और चूंकि नए लोग कम जुड़ रहे हैं, इसलिए इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में टैक्स पेयर की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सरकारों के पास बहुत बड़ी चुनौती है कि राजस्व का, पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं ज्यादातर जो है वो टैक्स पेयर के ही पैसे से चलती है। अब हम भारत की ओर थोड़ा सा रुख करते हैं कि यहां भी कल्याणकारी योजनाओं की जबरदस्त मांग है। महंगाई, रोजगार आदि को लेकर असंतोष है। भाजपा पिछले चुनाव में जो पिछड़ी है, हद तक बहुमत से दूर रह गई। उसके पीछे जो विपक्ष के कुछ नैरेटिव थे, जिसको कि बाद में वो सही में ही निकला कि वो एक तरह से वो फॉल्स प्रोपेगेंडा था,
उसके अलावा इन सब प्रॉब्लम्स को लेके महंगाई है, बेरोजगारी है और सुविधाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था इन दबावों के बावजूद भी विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक में रही है। आज हम 5वीं इकॉनमी है। इस साल हम जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि रोजगार विरोधी माहौल की वजह से, उद्यमी और रोजगार विरोधी माहौल की वजह से रोजगार सृजन जो है वो कम हो रहा है। स्पर्धा के लिए, वैश्विक स्पर्धा के लिए जिस तरह की क्वालिटी, गुणवत्ता चाहिए, उत्पादकता जिस पैमाने पर चाहिए, उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। उत्पादन है, फिर भंडारण है, आपूर्ति में, इन सब में आपस में तालमेल न होने की वजह से खाद्य वस्तुओं की कीमत कभी ऊंची, कभी नीची। कभी प्याज 100 रुपए किलो, कभी 20 रुपए किलो। उसके बाद आप और देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को देख लें, जलवायु परिवर्तन से प्रदूषण की प्रॉब्लम है, बीमारियां बढ़ रही हैं। आए दिन देखते हैं हम किसी न किसी देश के हिस्से में बाढ़ और सूखे का प्रकोप है, उससे करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। विश्व व्यापार में जहां तक की स्थिति का सवाल है, हम सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट, मुनाफा कमाते हैं अमेरिका से व्यापार करके। ट्रंप वहां आए हैं, ट्रंप ने कहा है कि हम ड्यूटी शुल्क जो है, आयात शुल्क हम लगाने जा रहे हैं। अब यदि आयात शुल्क लगता है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि भारत पर उसका तगड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से दुरुपयोग सामने आ रहा है, उसको लेके जिस तरह एक देश में तकनीकी तंत्र को विकसित करने की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वहां ध्यान देने की जरूरत है। अब आप वैश्विक और भारत की दोनों स्तर की चुनौतियों को देखें तो अब इन चुनौतियों से पार पाने के तरीकों पर थोड़ी सी हम चर्चा करें कि जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इन सब में जो ये प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल कैसे किया जा रहा है। जर्मन चांसलर जो सुल्ज है, उनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जब चुनाव में हार गई, फ्रांस के मैक्रो जो है राष्ट्रपति, उनकी रेनेसा पार्टी जब चुनाव में हार गई, पिछड़ गई, तो उन्होंने अन्य दलों के समर्थन से इन चुनौतियों को पार पाने का एक सर्वानुमति मतलब उसकी तैयार की और आगे बढ़ने की कोशिश की। निश्चित रूप से सब जगह उनको सफलता नहीं मिली है और कमला हैरिस जो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार ट्रंप से हार गई चुनाव, इन सब चुनौतियों के बीच में ही कहीं ना कहीं कमला हैरिस की हार की वजह छिपी हुई है। लेकिन बावजूद उसके उन लोगों में या एक स्थिर जो लोकतंत्र है, वहां रचनात्मक विरोध या रचनात्मक सहयोग का एक वातावरण है जिसके आधार पर चीजों को या समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप उसके उलट भारत में देखें, भारत में अभी पिछला संसद सत्र किन किन मुद्दों से गरमाया रहा। आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान पर आफत है, मनुस्मृति, एकलव्य का अंगूठा काट लिया, बाबा साहब का कथित अपमान हो गया, अडानी ने देश बेच दिया। ये जो है, ये सब मुद्दे हवाई चुनावी बांड का ही मुद्दा वो उछला चुनाव के बाद, पहला संसद सत्र हुआ था। इन सब मुद्दों को लेके भारत में सड़कों पर अराजकता, आंदोलन, संसद में शोर शराबा, मतलब कामकाजी माहौल जो है, उस कामकाजी माहौल को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिशें चल रही है। समस्याएं हमारे सामने मुंह बहा के खड़ी हैं, लेकिन हम समस्याओं की ओर नहीं देख रहे हैं। हम एक हवाई मुद्दों को, उन मुद्दों को गरमा के, उन मुद्दों को हवा दे के सरकारों को, या जो जनादेश है उस जनादेश को चुनौती देने की एक जो प्रवृत्ति यहाँ के विपक्ष में पिछले कई सालों से एक ये नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है। मुझे लगता है कि इन उपायों से तो देश नए वर्ष में क्या, आगे आने वाले समय में इन चुनौतियों से पार पाना बहुत मुश्किल होगा। जब तक विपक्ष में एक रचनात्मक सूझबूझ, एक सकारात्मक भाव नहीं आएगा समस्याओं के समाधान को लेके, तो सरकार को फिर उस अनुरूप सरकार का विरोध उन मुद्दों पे होना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं समस्या का समाधान, उसका रास्ता निकलेगा।
फिर भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ना है। 2025 में हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तीसरी बनेंगे। हमारा लक्ष्य विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनने का होना चाहिए, है सरकार का। लेकिन अब सवाल है कि जो वर्तमान का माहौल है, इस माहौल में देश की राजनीति क्या उन रचनात्मक समाधान की ओर बढ़ पाएगी? सरकारें क्या रचनात्मक समाधान की ओर कदम सफाई से, मजबूती से बढ़ा पाएंगी? निश्चित रूप से इन सब के लिए विपक्ष का एक रचनात्मक सहयोग भी जरूरी होता है, लेकिन फिल वक्त देश में माहौल कटुतापूर्ण, विद्वेष, टांग खींचने वाली राजनीति, अपमानित करने वाली राजनीति, लांछन लगाने वाली राजनीति। पिछले दिनों हमने देखा कि एक बहुत छोटा सा मुद्दा था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और उनके स्मारक बनाने का, और उसको किस तरह से प्रसारित किया गया। कुछ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी की स्मृति में उनका स्मारक स्थल तैयार होगा, सरकार ने जगह भी मोटे तौर पर फाइल कर दी है। लेकिन हर बात को विरोध के एजेंडे पर ले आना, हर बात के लिए चीखना, हर बात के लिए लोगों में ये प्रचारित करना, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करना कि सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, ये देश की राजनीति के लिए कतई स्वस्थ नहीं है, अच्छी नहीं है चीज़। देश की राजनीति ऐसी नहीं थी कुछ समय पहले तक। इसलिए नववर्ष में मैं तो आप दर्शकों के साथ साथ राजनीतिक समाज से, राजनीतिक संस्कृति से सबसे यही उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनने की राह पर यदि जाना है, ले चलना है, तो कठिन मसलों को हमें समझना चाहिए, उसके अनुरूप कदम उठाने की जरूरत है, और एक सकारात्मक माहौल में ही चुनौतियों से मुकाबला किया जा सकता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने यार मित्रों के साथ साथ परिजनों को भी इसे शेयर करिएगा। फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।